हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ आपको इमरजेंसी टेक्निक इन ओटी। यानी हम लोग ऑपरेशन रूम में, ऑपरेशन थिएटर में कभी कोई केस ऐसा आ जाए जिसमें कि हमें इमरजेंसी में कुछ काम करना हो तो क्या कर सकते हैं। पहले समझते हैं ये ओटी क्या है। तो ओटी एक ऑपरेशन थिएटर, इसका मतलब होता है ऑपरेशन जिस रूम में किया जाए, सर्जरी जिस रूम में किया जाए उसे ही हम लोग ऑपरेशन रूम कहते हैं। उस ऑपरेशन रूम में अलग अलग तरह के मशीन होता है, जैसे सीआरएम मशीन हो गया जो एक्सरे, लाइव एक्सरे दिखता है, जैसे आपका एनेस्थीसिया मशीन हो गया, वेंटिलेटर मशीन भी हो गया, ओटी लाइट हो गया, और भी आपका वार्मर मशीन जिस पर कि बच्चे जन्म लेने के बाद में बच्चे का वेट होता है और उस पर बच्चे को हीट दिया जाता है। सक्शन मशीन हो गया, ऑपरेशन रूम में ऑपरेशन टेबल हो गया, आपका ओटी में आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली हो गया। बहुत सारा ओटी रूम में आपका इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं पेशेंट का सर्जरी करने में। तो उस ऑपरेशन रूम में क्या क्या इमरजेंसी ऐसा हो सकता है जिसको हम अच्छे से हैंडल कर सकें, और क्या क्या इक्विपमेंट होना जरूरी है उस प्रोसेस को हैंडल करने में। देखिए, इमरजेंसी टेक्निक का मतलब ही होता है कि कोई भी काम सडन, अचानक हो जाना। तो आदमी की कंडीशन दो ही तरह से हो सकता है, या तो किसी आदमी को कोई बीमारी लंबे समय से हो या कोई बीमारी एट रैंडम हो जाए। दो ही कंडीशन से बीमारी होता है। बात करेंगे हम इमरजेंसी टेक्निक में क्या क्या आता है। जैसे ट्रैकियोस्टमी प्रोसेस, इसमें यहाँ पर हम लोग ओपनिंग करते हैं। मान लिया किसी आदमी एक्सीडेंट हुआ और उसका नाक और मुंह दोनों डैमेज हो गया, तो वो सांस ले नहीं पाता है, उस कंडीशन में लोग यहाँ पर ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को लगाते हैं। तो वो भी एक इमरजेंसी टेक्निक हो गया जिसको वेंटिलेटर मशीन से बाद में जोड़ देते हैं। किसी का हार्ट अटैक आ जाए या फिर किसी का अगर उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक इंजर्ड हो जाए, सांस लेने में तकलीफ होने लगे, तो उस केस में उसे सीपीआर दिया जाता है, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत बीएलएस के अंदर में आता है। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें अगर हार्ट रेट डाउन हो जाए, बीपी फ्लो फॉल कर जाए, उस केस में हम लोग यहाँ पर दोनों हाथ को इंटरलॉक करके उसको दबाते हैं 30 बार और 2 बार रेस्क्यू ब्रीदिंग देते हैं। 30 बार दबाएंगे लेफ्ट साइड में बैठ करके, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। दबाने के बाद 30 बार, फिर 2 बार हम लोग रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे, नोज टू नोज या माउथ टू माउथ। उसके बाद फिर पेशेंट अगर रिकवर करेगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर दिक्कत होता है। इमरजेंसी टेक्निक को फॉलो करने के लिए हम लोग को पहले 3 प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ABC। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। इस तीनों को चेक करना है, उसके बाद हमें जाकर के इमरजेंसी टेक्निक को परफॉर्म करना है। तो ओटी में आपका सीपीआर देने के लिए डिफाइब्रिलेटर मशीन भी होता है। डिफाइब्रिलेटर जो आयरन की तरह होता है, उसमें लाइन देने से क्या होता है, यहां पर रखिएगा तो पूरा ये अपने आप चेस्ट को कंप्रेस करेगा और आपका सीपीआर को परफॉर्म करता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है इमरजेंसी में, अगर किसी आदमी का अधिक मात्रा में उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ गया हो, इमरजेंसी में ऐसा भी होता है, कभी कभी सर्जरी होने से पहले ग्लूकोज लेवल टेस्ट होता है। कारण कि ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, सर्जरी करेंगे तो फिर वहां पर पस बनेगा तो घाव प्रॉपर हील नहीं करेगा, इसलिए हम लोग ग्लूकोज टेस्ट, तो ग्लूकोज बढ़ता है तो उसको डाउन करने के लिए हम लोग इंसुलिन देना पड़ता है, उसके बाद सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। अगर ग्लूकोज बढ़ेगा उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, और ग्लूकोज घटेगा तो उसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। तो ग्लूकोज जब घटता है तो डेक्सट्रोज D5 या D10 या D25 या D20, ठीक है, या DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन, ये सब दे करके बीपी ग्लूकोज लेवल को हम लोग बढ़ा सकते हैं। यूरिन अगर बढ़ा हुआ रहे तो यूरिन को कम करने के लिए आपको देना पड़ता है एंटी डायबिटिक ड्रग्स, और यूरिन अगर घटा हुआ रहे तो यानी यूरिन बॉडी से बाहर निकालना हो, डायोटिक्स ड्रग्स जैसे फ्यूरासेमाइड, लैसिक्स, ये सब दवा का प्रयोग किया जाता है। टॉर्सिमाइड भी इसी में आता है। पल्स रेट डाउन हो रहा हो, तो पल्स रेट डाउन होगा तो हम क्या करेंगे? तो पल्स रेट डाउन होता है तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया बेलो 60 बीपीएम बीट पर मिनट। अगर 100 बीपीएम 100 बीपीएम से ऊपर जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं टैकीकार्डिया। अगर डाउन होता है तो हमें एट्रोपिन सल्फेट देना पड़ता है। इसके लिए क्या होगा, उसका जो बीपी होगा, वो उसका जो हार्ट रेट होगा बढ़ने लगेगा, और जिस कारण से उसका प्रॉब्लम जो होगा धीरे धीरे मेंटेन होने लगेगा। अगर बढ़ता है तो घटाने के लिए हम लोग फ्यूरासेमाइड या टॉर्सिमाइड दे करके उसका नॉर्मल कर लेते हैं। इमरजेंसी और भी इमरजेंसी टेक्निक होता है, किसी का एसिटिक फ्लूइड बढ़ गया हो, पेट में फ्लूइड जमा हो गया किसी का, तो उसका पेट में फ्लूइड निकालने के लिए हम लोग आपका एसिटिक फ्लूइड को निकालने के लिए ट्यूब डालते हैं ड्रेन, और फिर उस ड्रेन से बाहर लिक्विड वो टाइम पे निकलते रहता है। और भी इसके अलावा होता है, जैसे आपका फोलिस कटरे को लगाना, तो वो यूरेथ्रल आपका यूरेथ्रा में इंसर्ट करते हैं फोलिस कटरे को, जिससे क्या होता है कि जो भी अंदर में जमा होता है यूरिन वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो वो भी इमरजेंसी में करना होता है। किसी आदमी का यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो जाए, रुकावट हो जाए, जाम हो जाए, तो उस केस में कभी कभी सुप्रा प्यूबिक कैथेटर भी लगाते हैं। तो डायरेक्ट सर्जिकल ओपनिंग मॉन्स प्यूबिस पे करके हम लोग लगाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर हो जाता है। किसी आदमी को गोली लग जाए, ये भी आपका इमरजेंसी कंडीशन ही है। तो गोली लगने से क्या होता है, उस आदमी का ब्लीडिंग काफी ज्यादा होता है या मरने की चांस बनता है अगर गोली गलत जगह में लग जाए तो उसको भी निकालने के लिए पहले पेशेंट का कंसेंट लीजिए। बिना कंसेंट को काम नहीं करना है, कारण कि आगे चल के पेशेंट का डेथ करता है तो आपके ऊपर ब्लेम ठोकेगा, आपका
तोड़फोड़ कर देगा हॉस्पिटल को। इसलिए बिना कंसेंट पे साइन करवाए हुए गार्जियन का बिना आपको वो एडमिट नहीं करना। ये केस बहुत रिस्की भी होता है। तो उस केस में आप लोग को एनेस्थीसिया देकर के पहले बेहोश करना, बेहोश करने के बाद फिर उसको जाकर के ब्लड का व्यवस्था करना, सारा गोली को निकालना अंदर से, उसके बाद पेशेंट को मेंटेन करना है। और भी जैसे मान लो कल में जहर खा लिया, तो जहर खा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग है। तो जहर खाने वाला आदमी तो मरने के लिए ही खाता है, तो मर जाए तो बढ़िया, लेकिन नहीं मरना चाहिए। मानवता कहता है जब हॉस्पिटल में आया तो बचाव कीजिए उसको। तो बचाने के लिए आपको कम से कम गैस्ट्रिक लवाज करना होता है, इसमें कि एक ट्यूब नाक से एक ट्यूब मुंह से, उसका एक वीडियो डाला हुआ, उसको आप देख लीजिएगा गैस्ट्रिक लवाज कैसे होता है। तो नाक से मुंह से ट्यूब डाल करके ब्लडर वाश करते हैं पूरा स्टमक को, जो स्टमक होता है स्टमक वाश, तो पूरा निकालते हैं अंदर का मटेरियल को बाहर, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट नाम का पाउडर डाल करके, ताकि वो अंदर का पूरा पूरी वाश हो जाए। उसके बाद में आगे और भी प्रोसेस होता है, किसी करंट लग जाए तो भी उसका प्रोसीजर हम लोग कभी कभी डीपली वुंड हो जाता है, तो वहां पर हम लोग उसको ओटी में ला करके सर्जरी ड्रेसिंग करते हैं, यहाँ पे उसको मैनेज करते हैं। अगर किसी आदमी को बर्न हो जाए, आग में जल जाए, तो उस केस में भी हम लोग ड्रेसिंग करते हैं ओटी में ला करके, या फिर कभी कभी स्किन ग्राफ्टिंग भी करना पड़ता है, स्किन ऊपर से चढ़ा देते हैं लेयर उसका एक। तो ये सारी प्रोसेस, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस। मान लिया किसी का अगर हेमाटोमा बन गया हो, अब ब्लड सडन निकालना हो, हेमाटोमा मतलब होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कहीं पर भी ब्रेन में या फिर आपका बॉडी कोई पार्ट में, तो मोस्टली ब्रेन में हेमाटोमा बनता है। तो हेमाटोमा अगर बनता है तो उसको निकालने के लिए सर्जरी करना पड़ता है, जो इमरजेंसी में होता है, वो भी जरूरी चीजें होता है। तो बहुत सारे इमरजेंसी केसेज आपका ओटी में की जाती है। आज हमने इमरजेंसी टेक्निक के बारे में बताया, और भी बहुत सारा प्रोसेस है। तो आपको और भी कुछ जानना अगर हो तो आप कमेंट करके बताइए हमें कि इमरजेंसी टेक्निक में क्या क्या आपको जानना है, और क्या आपको अगर अच्छा लगा ये चीज तो आप हमें बताइए कि हाँ ये अच्छा लगा, तो हमें थोड़ा मनोबल बढ़ता है। तो आगे इस तरह के वीडियो और भी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब मस्ट करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।